आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बिहार का विधानसभा चुनाव अब 3 गठबंधनों के बीच तय होना है। अक्सर बातचीत नीतीश कुमार सुशील मोदी के गठजोड़ और तेजस्वी के बीच सिमट जाती है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं तीसरे मोर्चे की। नाम है इसका ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट। इसके 2 आर्किटेक्ट मुख्य तौर पर हैं उपेंद्र कुशवाहा और असदुद्दीन ओवैसी। कुशवाहा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी चलाते हैं और ओवैसी की सियासत मोटे तौर पर हैदराबाद के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन पिछले उपचुनाव में एक सीट जीतने के बाद उनकी हसरत को भी पर लगे हैं। इसके अलावा बीएसपी, समाजवादी जनता दल और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट जैसे कई और दल भी हैं जो इस मोर्चे के घटक हैं। उपेंद्र कुशवाहा को ये लोग सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या ये मिलकर सरकार बनाने की स्थिति ला सकते हैं? किस समीकरण की वजह से इनका भरोसा बना हुआ है और क्या बातें हैं जो कुशवाहा के पक्ष में हैं, क्या खिलाफ हैं? यही सवाल हैं जो हवा में तैर रहे हैं। नमस्कार, मैं नितिन ठाकुर हूं। ये पॉडकास्ट है और मेरे साथ हैं प्रभाष के दत्ता, जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, सियासत पर कड़ी नजर और गहरी पकड़ रखते हैं। उनसे मैंने बिहार के इस गठबंधन पर कई सवाल पूछे, लेकिन एक चंद सेकंड का ब्रेक लेता हूं और फिर लौटता हूं। इसके बाद बातचीत शुरू करते हैं। एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाएं तो क्या बनता है? 2 तारा। मैं हूँ चिन्मयी और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा 2 तारा, सिर्फ आज तक रेडियो पर। प्रभाष जी, बिहार चुनाव में कई प्रयोग देखे जा रहे हैं। एक तो यही है कि 2 कम्युनिटी बेस्ड पार्टियां पहली बार साथ आकर सेक्युलर फ्रंट बना रही हैं, तीसरा मोर्चा तैयार कर रही हैं। इसमें पहली तो हैदराबाद वाले ओवैसी जी की है और दूसरी जो है वो मंत्री रहे केंद्र में उपेंद्र कुशवाहा की है। इस तालमेल को आप कितना दिलचस्प पा रहे हैं और दूसरा ये कि कितना रिजल्ट ओरिएंटेड लग रहा है आपको ये? नितिन, ये तालमेल दिलचस्प तो है। दिलचस्प इसलिए भी है कि इस मोर्चे ने उपेंद्र कुशवाहा को सीएम कैंडिडेट बनाया है। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार का एक इतिहास है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ रहे हैं काफी समय तक और बाद में उनके विरोधी हो गए। फिर थोड़े वक्त के लिए जब केंद्र में बहुत छोटा सा समय, कुछ हफ्तों का कह लीजिए, जब दोनों एक मोर्चे के भीतर दिखे, लेकिन फिर रास्ते अलग हो गए और कुशवाहा बीते कुछ सालों से नीतीश के विरोधी रहे हैं। ऐसे में ओवैसी, जो कि हमेशा एक समुदाय विशेष की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं और उनके सामाजिक पिछड़ेपन को मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान में आते हैं और चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के बाहर, महाराष्ट्र में या फिर जब बिहार में अपनी राजनीतिक पैठ बनाने की कोशिश की तो उन्होंने उन्हीं इलाकों को चुना जहां समुदाय विशेष की जनसंख्या थोड़ी अधिक है, इतनी है कि वो चुनाव को इन्फ्लुएंस कर सकें। अभी जो ओवैसी की पार्टी AIMIM ने कुशवाहा की पार्टी RLSP के साथ समझौता किया है, इसमें 3-4 और पार्टियां हैं। जैसे मायावती की बहुजन समाज पार्टी है, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री है देवेंद्र प्रसाद, उनकी छोटी सी पार्टी है समाजवादी जनता दल। एक और पार्टी है जनवादी पार्टी, जो संजय चौहान बिहार में एक नेता के रूप में जाने जाते हैं, और एक सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है ओम प्रकाश राजभर की। ये भी एक समुदाय विशेष में या क्षेत्र विशेष में ही इनका प्रभाव है, पूरे बिहार में नहीं है। ये कॉम्बिनेशन है, इसको ऐसे समझें कि एक NDA 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, दूसरा महागठबंधन जो RJD के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है वो है 243 सीट के, और तीसरा ये है, तीनों के सीएम कैंडिडेट हैं। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि इनकी विनेबिलिटी कितनी होगी, कितना असर डाल सकते हैं। तो सिर्फ अरिथमेटिक से देखें और जो इनके दावे हैं तो उससे लगता है कि ये वाकई असर डाल सकते हैं। लेकिन
ओवैसी की पार्टी 40 से 50 सीटों पर ये अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। ये वो इलाके हैं जहां सीट मुस्लिम पॉपुलेशन 25% या उससे ज्यादा है। किशनगंज में खासकर वहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन मेजॉरिटी है। तो ऐसे इलाकों पे इनकी नजर है। इनकी कोशिश दूसरी है, जो एक नई तरह के सोशल इंजीनियरिंग करने की। वो सोशल इंजीनियरिंग ये कि लालू प्रसाद ने 90 के दशक में और 2000 के शुरुआती वर्षों में MY इक्वेशन से बिहार में कई चुनाव जीते। MY का मतलब हो गया बिहार में मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन। इन दोनों को जनसंख्या के हिसाब से आप देखें तो ये करीब 32-33% के आसपास आते हैं, और ये चुनाव जिताने के लिए काफी है अगर इनका एक मुश्त वोट किसी पार्टी या किसी गठबंधन को जाता है। हाँ, वो तो प्रभाष जी बात ठीक है आपकी, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि वो जो भी था, लेकिन एक पार्टी थी, है ना, आरजेडी। तो अब ये तो बहुत सारी पार्टियां हैं, सबका आधार सब जगह है भी नहीं। आरएलएसपी की बात करें, कुशवाहा जी की आप जो कह रहे थे, तो वो कुशवाहा कोरी कुर्मी समाज की पार्टी है। इसी तरह बीएसपी जो है वो दलितों में अपना आधार खोजती है। मुसलमानों में अपना आधार खोजने वाली पार्टी का नाम जो है वो AIMIM है। तो इस तरह मतलब किसी का कोई ऐसा नहीं है कि हर जगह मौजूद हो, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। बावजूद इसके मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जब ऐसे दल जो केवल 2 दलों का गठबंधन है, 3 का या हद से हद, वहां पटरी नहीं खा रही, तब ये जो 6-7 पार्टियां, 5 पार्टियां आपस में बैठी हैं, क्या इनके बीच वो अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल सकती है जो इनके मुकाबले अधिक तजुर्बेकार पार्टियों के बीच में नहीं देखने को मिल रही? देखिए, ये भविष्य की बात है। अब इसमें ये नहीं, उनको भविष्य की इसका बात कहाँ है, ये तो अभी मतलब इसलिए पूछ नहीं, रहा हूँ क्योंकि टिकट बंटवारा तो अब होने ही वाला है। और भाई जिसके जितने ज्यादा टिकट और जहां जहां से जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी, सब टिकट मांगेंगे, तो ये तो अभी पता चल जाएगा। नहीं, जीतने अभी टिकट बंटवारे में इनके साथ समस्या इसलिए नहीं है कि इनमें से एक भी पार्टी का ऐसा जनाधार नहीं है या इतना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है कि पूरे बिहार में अपना दावा कर सके। तो इनको जिधर से भी सीट जिनको मिल रही है वो वहां के लिए खुश हैं। समस्या सामंजस्य की तब आती है जब आप सत्ता में आने की स्थिति में होते हैं, तब छीना झपटी होती है। तब ये होता है कि हमारा दावा कमजोर ना हो, दूसरे का दावा मजबूत ना हो जाए गठबंधन के भीतर। तो ये असली चुनौती इनके सामने तब आएगी अगर वाकई कोई चमत्कार हो जाए बिहार चुनाव में और ये गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। तब उन्हें अभी कुशवाहा CM फेस से क्या वाकई रह पाएंगे CM फेस? ओम प्रकाश राजभर कहेंगे मैं मैं क्यों बनूंगा नहीं, सब मैं बनूंगा की कहानी शुरू हो मैं जाएगी। बनूंगा। हालांकि तो ये लंबी बात है वो तो प्रभाष जी। अच्छा, पर मैं आपको बीच में टोक के ये पूछ रहा हूँ, आपने जो उम्मीद अभी जताई इनको लेकर, आपने प्लस पॉइंट गिनाए। हालांकि ये प्लस है भाई, किसी का कहीं आधार है, किसी का कहीं आधार है। और ऐसा भी नहीं कहने को मतलब मैं नहीं कहना चाहता ये कि भाई ओवैसी को कोई बिहार में नहीं जानता हो या फिर बसपा का कोई आधार नहीं है साहब। नहीं, ऐसा नहीं है, कुशवाहा का भी है, सबका है। लेकिन सर, मुझे अब मेरे सवाल के इस हिस्से में जवाब में ये बताइए, आप कमजोरी क्या देखते हैं, दिक्कत क्या हो सकती है इनके साथ, चैलेंजेस क्या है? देखिए, दिक्कत तो इनके सामने बहुत सारी है। पहली दिक्कत तो ये है कि इनमें से किसी भी पार्टी का या पूरे गठबंधन को भी मिला दें तो चुनाव जीतने के लिए जो मशीनरी चाहिए होती है, जो कार्डर बेस चाहिए होता है, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चाहिए होता है, वो नहीं है इनमें से किसी के पास भी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है, जैसा बीजेपी को आज की तारीख में मानते हैं सबसे मजबूत संगठन वाली पार्टी है। सही बात है। कैसे मजबूत संगठन वाली पार्टी है कि उनके हर वो पन्ना प्रमुख कहते हैं, यानी इलेक्टोरल रोल जो चुनाव आयोग से निकलता है, उसमें हर पेज पे जितने मतदाता के नाम होते हैं उनके लिए 1 या 2 लोगों की टीम होती है जो उन तक अपनी पहुंच बनाती है, वहां तक जाती है। वो ये पन्ना प्रमुख कहे जाते हैं। ये आरजेडी में का ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ कुछ लोग हैं जो ग्राउंड पे काम करते हैं। यहाँ न राजभर की पार्टी, न कुशवाहा की पार्टी, न ओवैसी की पार्टी, इनमें से किसी के पास ऐसा संगठन नहीं है जो मतदाताओं के बीच में जाता हो, रेगुलर जाता हो, उनसे संपर्क में हो। उनकी जो समस्याएं होती हैं किसी
के घर के आगे से म्यूनिसिपैलिटी का नाला है वो टूट गया है, उसकी मरम्मत करवानी है, वह किसी के घर के पास बिजली का खंभा गिर गया हो और बिजली विभाग वाले नहीं सुन रहे हैं, तो ये ऐसे लोग हैं जिनको पकड़ते हैं लोग और उनसे अपना काम कराते हैं। और ये लोग भी पूरे 5 साल इनके साथ संपर्क में रहते हैं ताकि चुनाव के वक्त इनसे कह सके कि हमारी पार्टी को वोट दो। एक भी इनमें से जो 5-6 पार्टियां हैं इनमें से किसी के पास नहीं है। मायावती का जो संगठन है वो उत्तर प्रदेश में बहुत प्रभावी है, इसलिए उनका जो वोट परसेंटेज है उनकी हार के बावजूद बहुत नहीं खा सकता है। लेकिन बिहार में वही पार्टी वही फिलॉसफी, लेकिन क्यों नहीं दलित उनको वोट देते हैं? उनके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो ये इनकी सबसे बड़ी चुनौती ये है। दूसरी चुनौती ये है कि कुशवाहा को सीएम फेस बनाया है। कुशवाहा और नीतीश कुमार में से बिहार की जनता ने पिछले कुछ चुनाव में ये तय किया कि नीतीश कुमार उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा जो 3 जातियों को अक्सर एक साथ इनकी बात की जाती है बिहार में चुनाव के दौरान खासकर, उन्होंने भी नीतीश कुमार की पार्टी को वोट दिए हैं। एमवाई इक्वेशन जब तक बहुत मजबूत था बिहार में, लालू प्रसाद की पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर भी चुनाव जीत जाती थी। लेकिन जब से ये टूटा है, टूटने की 2 वजह हुई। बहुत अच्छा खासा हिस्सा रहा यादव वोट बैंक का जो बीजेपी की तरफ चला गया, और एक ठीक ठाक परसेंटेज रहा मुसलमान वोटर्स का जो नीतीश कुमार की तरफ चला गया। नीतीश कुमार ने अपनी सेकुलर क्रेडेंशियल बिहार में स्टैब्लिश करके रखी है, और नीतीश कुमार ने साथ में एक महादलित एक अलग तरह की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट की है, जो दलितों में वो जातियां जो बहुसंख्यक है उनका समुदाय है सर। इस वजह से। और ये इसी बात में मैं जोड़ रहा हूँ, बस इसको आप और स्पष्ट कीजिएगा कि एक तरफ जहां ये लोग कम्युनिटी बेस्ड हैं, किसी किसी जाति का, वर्ग का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वहीं ये बात तो सब मानते हैं कि नीतीश कुमार जाति से ऊपर एक नेता के तौर पर स्थापित तो हुए हैं। तो जो इनकी यूएसपी है उसके ठीक उलट जो बात है वो नीतीश की यूएसपी है, ऐसा नहीं लगता? 2 बातें हैं ये। बिहार की राजनीति का विरोधाभास है। बिहार में आप जाएं, चुनाव को कवर करें, तो आपको ये अक्सर ये देखने को भी मिलेगा कि वहाँ जाति आधारित वोटिंग होती है। इसलिए वो अंग्रेजी पत्रकारों ने कहावत भी दी है कि इन बिहार दे डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। सही, तो बिल्कुल। हाँ, इसका मतलब ये है कि वो अपना वोट कास्ट नहीं करते हैं, बल्कि अपने कास्ट को अपना वोट देते हैं। नीतीश कुमार ने इस बात को समझा, तभी उन्होंने महादलित का एक उसके लिए खास व्यवस्थाएं की, खास तरह की नीतियां लेकर आए, उन तक अपनी पहुंच बनाई, और 2005 के बाद उन्होंने इसको क्रिएट किया है। ये उनका वोट बैंक है। साथ ही उन्होंने मुसलमानों को अपनी तरफ खींचा है। और ये इस बार के भी चुनाव में आप देखें, टिकट के बंटवारे को लेकर देखें, या जिस तरह से लोग ओपिनियन लीडर्स के संपर्क में आ रहे हैं, उससे भी है कि वो पर्टिकुलर जाति में कौन इन्फ्लुएंशियल है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस तक पहुंच बना रहे हैं लोग। इसका मतलब साफ है कि बिहार में अभी भी जाति से ऊपर उठ के वोटिंग नहीं हो रही है। नीतीश कुमार और कुछ नेताओं ने अपनी छवि जरूर ऐसी बनाई है जिसमें वो कहते हैं कि वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। नीतीश की ये मजबूरी भी इसलिए थी कि वो जिस जाति से आते हैं उसकी जनसंख्या पूरे बिहार में सिर्फ 4% है। हाँ, तो इसलिए उनकी मजबूरी भी थी कि वो अपनी जाति से बाहर वोट भी मांगे, क्योंकि अपनी जाति के वोटों पर तो वैसे भी बड़े नेता नहीं हो सकते थे। बिल्कुल, और लालू प्रसाद के साथ ये मजबूरी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने यादव जाति अपने कनेक्ट को प्रमोट किया क्योंकि वो 14 से 15% लोग हैं, और इसलिए उन्होंने मुसलमानों को भी उससे जोड़ा, और वो दोनों मिलके 25% या उससे ज्यादा हो जाते हैं। सही। तो बाकी रीजनल लीडर्स, बाकी जो उनके कैंडिडेट्स हैं, वो अलग अलग जातियों से आते रहे और उस इलाके में वो जाति के वोट लेते रहे। सर, अच्छा एक चीज और है, जब ये वोट मांगने जाएगा ये वाला गठबंधन, खास तौर पर आज हम उस दो की बात नहीं कर रहे जो बड़े गठबंधन है, ये जो तीसरा मोर्चा है, जब ये वोट मांगने जाएगा तो क्या बिहार के वोटर के जहन में एक बात नहीं आएगी कि इनमें से एक तो भूपेंद्र कुशवाहा हैं
जो कल परसों तक तो सत्ता में थे, सरकार के साथ थे, केंद्र में भाजपा के साथ थे, आज इनके मोर्चे का नाम सेकुलर फ्रंट हो गया है। एक तरफ वो ओवैसी साहब हैं जिनका सारा वोट बैंक अभी भी मुस्लिम है, उसके बाहर वो जा नहीं पाए। ये कैसा सेकुलर फ्रंट है जिसके दोनों नेता अपन जब इनकी पृष्ठभूमि देखें तो कहीं से सेकुलर नहीं दिखेंगे? देखिए, इनके लिए इनकी दलील ये है, और जो जो कह भी रहे हैं कि हम सेकुलर हैं, इसका सबूत ये है कि हमने अलग अलग कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों का गठजोड़ बनाया है। यानी किसी एक ये गठबंधन सेकुलर मतलब एग्जैक्टली, ये एक बहुत कमाल का चुटकुला हो गया कि मतलब आप मुझे सेकुलर मानो ना मानो, लेकिन चूंकि हम सारे अलग अलग जाति, बिरादरी और धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हम मिलजुल कर गठबंधन हमारा सेकुलर है साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही इनकी दलील भी है और इसी पर वो वोट भी ले रहे हैं, मांग रहे हैं। अब इसमें ओवैसी की पार्टी ने 2014 के चुनाव से अपने आप को मजबूत करना शुरू किया बिहार में, और 2019 के बाईपोल में उन्हें एक सीट मिली है। हाँ, किशनगंज। और वो ट्रैक्शन उनको मिल रहा है, जो छोटी छोटी मीटिंग्स वो कर रहे हैं, कम्युनिटी मीटिंग, उसमें उनको ट्रैक्शन मिल रहा है। कुशवाहा को भी जब वो एक उनका अपना एक छवि है उनकी और एक वोट बैंक है, वो उतने लोग उनके पास अभी भी जा रहे हैं। अगर उनको ये लगता है कि शायद ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन से उन्हें 1-2 सीटें मिल जाए, पिछली बार नहीं मिल पाई थी। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है सर कि उपेंद्र कुशवाहा इस मोर्चा के सबसे बड़ा चेहरा हैं, और ये भी ठीक बात है कि ओवैसी की बिहार में उस तरह की पहचान नहीं है, ना मायावती की ही है, और ना वो जाहिर है सीएम बनने में कोई इंटरेस्ट रखेंगे बिहार का। तो उपेंद्र कुशवाहा ही बड़ा चेहरा इस मोर्चे का उभर कर सामने आ रहे हैं। मगर आपसे पूछूंगा कि क्या नीतीश का रिप्लेसमेंट कुशवाहा के तौर पर बिहार की जनता देखेगी, या फिर तेजस्वी जो नया चेहरा है अपेक्षाकृत इन दोनों के, उनमें बिहार की जनता कोई उम्मीद नहीं खोजेगी, या फिर चिराग पासवान जिन्हें अभी बिहार की राजनीति में किसी भी तरह से टेस्ट करके नहीं देखा गया, तो क्या एक नए ऑप्शन को बिहार की जनता अडॉप्ट करना नहीं चाहेगी? कुशवाहा क्यों सर? कुशवाहा की तो अपनी एक वो कुंडली भी होगी ना बिहार की जनता के पास कि साहब ये तो इन्होंने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका आकलन क्या है निजी तौर पर? देखिए, बिहार की जनता किसमें विश्वास जताएगी ये तो अभी कह पाना मेरे लिए मुश्किल है। लोग लेकिन क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं आपसे, आप बात करते हैं तो? लेकिन हाँ, लेकिन आप जो सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल आम जनता के मन में भी है, वहाँ की राजनीति पे जिन लोगों की नजर रहती है, मेरी बातचीत में भी वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की का जो अभी सबसे बड़ा विरोधी है, वो इनमें से कोई नहीं है जिनके नाम गिनाए। ना उपेंद्र कुशवाहा हैं, ना ओवैसी हैं। ओवैसी चेहरा है, उनकी पार्टी वहाँ है, तेजस्वी यादव या चिराग पासवान, इनमें से कोई भी, किसी को भी जो राजनीतिक ऑब्जर्वर हैं, वो इनको नीतीश के लिए चुनौती नहीं मान रहे। नीतीश की चुनौती नीतीश के अपने वादे हैं जो उन्होंने किए हैं, और उन वादों के समक्ष जो एंटी इनकम्बेंसी है 15 साल की, वो है। तो अब इसकी बदौलत ये एंटी इनकम्बेंसी अगर वाकई बहुत वॉल्यूम में है, बहुत बड़ा है, तो हो सकता है कि कोई दूसरा नेता जब नीतीश की पार्टी या उनका गठबंधन हार जाए, बहुत और शानदार कोई दूसरा नेता आ जाए। वो नेता कौन होगा किसी को अभी नहीं पता, क्योंकि किसी के पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उनके पास एक क्लियर कट उन्होंने मैनिफेस्टो भी अभी नहीं दिया, वो ये भी नहीं बता पा रहे हैं वो क्या करेंगे। नीतीश कुमार ने विकास को अपना मुद्दा बनाया हुआ है। 15 साल जब उन्होंने चुनाव लड़ा है, उन्होंने कहा है कि विकास और सेकुलरिज्म उनके 2 पिलर्स हैं, और इस बार भी वो यही कह रहे हैं। तो दोनों पर अब क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के साथ भी नीतीश लगातार चुनाव जीतते रहे। सही बात है। तो हमारे आपके मन में या किसी और के मन में क्वेश्चन मार्क हो, बिहार की जनता को के मन में है या नहीं, हाँ, ये 15 वर्षों का तो इतिहास कहता है कि नीतीश कुमार में उन्हें भरोसा है
और जी। ये क्वेश्चन मार्क उनके लिए मैटर नहीं करता। लेकिन जी। क्या एंटी इनकम्बेंसी इस बार इतना बड़ा मुद्दा होगा? क्या लोगों के मन में है कि वो दूसरे को चुन लें, वो तेजस्वी हो या चिराग हो या उपेंद्र कुशवाहा हो? बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन प्रियम जो बिल्कुल नहीं नेता है, प्रिया, हाँ, वो जो बिल्कुल नहीं नेता है, वो भी अपने आप को फ्यूचर का चीफ मिनिस्टर कहती हैं। अच्छा है, बढ़िया है, जितने ऑप्शंस हो उतना अच्छा है। कोई हाँ। आज बनेगा, कोई कल बनेगा, बहुत बढ़िया है। ये तो लोकतंत्र है। अब अक्सर कहा जाता है लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों को- नेताओं को और पार्टियों को टिश्यू पेपर की तरह यूज करना चाहिए। लोगों को इस्तेमाल करो और फेंकिए। ये क्या जरूरी है कि किसी को आप सिर पर लादे घूम ही रहे हैं। मैं इस बिंब से थोड़ा सा अलग रखूंगा। हाँ हाँ, बताइए। टिश्यू पेपर की तरह ही इस्तेमाल करें और फेंक दे, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा रूड कमेंट है। नहीं, ये एक्चुअली टिश्यू पेपर की एक बहुत लिमिटेड उपयोगिता होती है, जबकि लोग जो चुनते हैं किसी राजनीतिक दल को या किसी नेता को, तो वो भारत के संविधान के हिसाब से देखें तो वो सार्वभौम एक्सप्रेशन है या सॉवरन एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स विल है। तो वो टिश्यू पेपर नहीं हो सकता है। वो नेता है, वो सरकार है जो लोगों की सरकार है। वो अब जनता जितनी मैच्योर होती है, आमतौर पर सरकार या उसके मुखिया भी उतनी ही मैच्योरिटी दिखाते हैं। तो उस लिहाज से और जनता हमारी टिश्यू पेपर नहीं हो सकती है। तो सरकारें हमारी वो मजाक में आपने कही है बात, ये समझ रहा। नहीं, ये मेरी कहावत नहीं है। हाँ। बहुत सारी कहावतों में से मैं एक कहावत आपको कह रहा था कि ऐसा कहा जाता है कि नेताओं को सिर पर लादकर घूमने का जो चलन है वो छोड़िए, बल्कि इस्तेमाल कीजिए और फेंकिए। लोकतंत्र में जो है फ्रेशनेस के लिए जरूरी है। इसका मूल भाव ये है। हाँ, वो बदलाव जरूरी है। बदलाव हर उस वक्त जरूरी है जब लगे कि इससे काम नहीं चल रहा। कुल मिला के आपके इस जवाब का सार मैं ये पाता हूँ कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई भी उतना मजबूत नहीं है जितने नीतीश कुमार खुद हैं। हाँ, अगर परिस्थितियां साथ ना दें तो जो भी हमने नाम इस पूरी बातचीत में गिनाए वो नीतीश कुमार के स्थानापन्न के तौर पर देखे जा सकते हैं। हाँ, ये बस एक नीतीश कुमार का विरोधी इस वक्त सबसे बड़ा विरोधी नीतीश कुमार का 15 साल का टेन्योर है। वादे वचन, हाँ, उनके प्रॉमिसेस और उनका जो 15 साल का टेन्योर है ये है जी। क्योंकि दूसरा ऑल्टरनेटिव जनता के सामने कोई क्लियर कट लेकर नहीं आ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाष जी, मजा आया इस बातचीत में। और अक्सर उन दो बड़े गठबंधनों की बात होती है, तीसरे को हम लोग जो है थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो ठीक नहीं है। बात उस पर भी होनी चाहिए, आगे भी जरूर करेंगे। आपने बहुत ही एक शानदार दिलचस्प लेख आज इस बारे में इंडिया टुडे में लिखा भी है वेबसाइट पर, वो मैं पढ़ रहा था। बहुत मजा आया सर, अच्छा है, बढ़िया है। चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है, आगे भी आपसे अपडेट लेता रहूंगा। शुक्रिया नितिन। तो ये थे प्रभाष कुमार दत्ता, जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट की खूबियां खामियां गिना रहे थे और अंत में कह गए कि नीतीश का मुकाबला किसी नेता से नहीं बल्कि उनके अपने अधूरे वादों और दावों से है। आपको ये बातचीत कैसी लगी? ये पॉडकास्ट पसंद आया, नहीं आया? कोई सुझाव है, तारीफ है, शिकायत है, कुछ भी है, हमें लिखकर भेजिए radio@aajtak.com पर। ऐसे ही और पॉडकास्ट सुनने के लिए आज तक रेडियो पर टहलते घूमते रहिए। मेरा नाम नितिन ठाकुर है, मिलते रहेंगे।